नमस्कार। फोटोग्राफी एक कला है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, उसे प्रचार और प्रसार देने के लिए किया जाता है तो इसके मायने बदल जाते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है सिमरनजीत सिंह, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में आप उन्हें सन्नी दुआ के नाम से जानते हैं। उन्हें फोटोग्राफी का जुनून है, लेकिन फोटोग्राफी एक लक्ष्य लिए। सनी जी, आपका एक्सरचर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राजेश्वर जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, आपका बड़ा आभारी हूँ। सन्नी दुआ के नाम से आपको पहचाना जाता है, लेकिन आपको आजकल एक और नाम दिया गया है, हेरिटेज मैन। इसके पीछे क्या कारण है? मुझे लगता है कि जर्नलिज्म के माध्यम से, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिज्म के माध्यम से आपने जो भी कल्चरल हेरिटेज के मुद्दे उठाए हैं सशक्त माध्यम के जरिए। ये देखिए, मेरे दोस्तों का, मेरे अपने मित्रों का, और जो आर्ट और कल्चर की तरफ बहुत इंक्लाइंड है, ध्यान रखते हैं, ये उनका बड़प्पन है जिन्होंने मुझे ऐसा एक नाम देके एक टर्म कॉइन किया हेरिटेज मैन की। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। लेकिन ये जर्नी शुरू हुई थी लद्दाख से जी। 90s की बात है, मुझे लद्दाख जाने का मौका मिला। तो लद्दाख में हेमियस मोनेस्ट्री बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है, जिस पे हेमियस फेस्टिवल भी लगता है, हेमियस गुम्पा बोलते हैं उसको। उस पे जब हम गए थे 90s में, तो उसकी एक पोर्शन गिर चुका था। वहाँ पे उस पोर्शन को गिरा हुआ देख के मुझे एक आइडिया आया कि ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, बिकॉज हेमियस मोनेस्ट्रीज़ को हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी रखा गया था। आने के बाद जब उस पर एक आर्टिकल लिखा गया, उसको एक लीड स्टोरी बना के चलाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड सैंक्शन किए और वो मोनेस्ट्री रिस्टोर हुई। दैट वाज द फर्स्ट बेसिस जिसने मुझे इनकरेज किया कि हेरिटेज पे काम करा जाए तो इसके नतीजे या रिजल्ट्स भी बड़े पॉजिटिव होते हैं। उद्धार होगा, उद्धार होता है। बन रही हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया जर्नलिज्म से, क्योंकि मुझे याद है कि जब आप लीडिंग न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा करते थे, आजकल भी लिख रहे हैं, तब बाई लेन लिखना अपने आप में बहुत अचीवमेंट हुआ करते थे, और फ्रंट पेज पे स्टोरी आना बहुत बड़ी, अक्सर आपकी स्टोरीज आया करती थी। तो जर्नलिज्म से एकदम से आपने फोटोग्राफी की तरफ रुझान कैसे? राजेश्वर जी, ये भी चूँकि मैं जहाँ रहता हूँ उसके मेरे बिल्कुल पड़ोस में ही मुबारक मंडी है। तो मुबारक मंडी आज की डेट में एक दुखद राग भी कही जा सकती है। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन अब रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो वी होप के आने वाले दिनों में वो अपनी उसका जनाधार होगा और वो अपनी एक खूबसूरत ग्लोरी में वापस आएगी। कभी ना कभी आपको टीस उभरती है मुबारक मंडी को देख? हर रोज़ उठती है, क्योंकि बार तो वहाँ पे कमेटीज बनी है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को लेकर, इसको रिस्टोर किया जाएगा। रिस्टोर वर्षों से हम ये सुन रहे हैं। देखिए, गोलघर, ठीक है, गोलघर जिसे डोगरी में कहा जाता है, मुझे नहीं लगता है उसको रिस्टोर किया भी जा सकता है। मुबारक मंडी का राजेश्वर जी, जहाँ तक है कि मुबारक मंडी में जब कुछ काम नहीं था, ये अबंडेंट थी, तो एक दिन जब मैं वहाँ पे शाम को वॉक करने गया तो मैंने कहा नहीं, इस पर एक आर्टिकल लिखना बनता है, बहुत ज़रूरी। तो काफ़ी सालों पहले जब उस पर पहला आर्टिकल लिखा गया तो उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। फिर थोड़ा और आर्टिकल लिखा गया, तो आस्ता आस्ता फिर कई लोग भी साथ जुड़ते चले गए। उन लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको उजागर करना स्टार्ट किया। तो एक दिन ऐसा भी आया कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने एक सोसाइटी बनाई और उस पर रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हुआ। लेकिन जो मुझे थोड़ा सा इर्क करता, या जिसे कह सकते हैं दुख लगता है, वो ये हुआ कि किसी भी घर में सबसे पहले जो पोर्शन डैमेज होता है उससे काम स्टार्ट करते हैं, ना कि ऑलरेडी ठीक पोर्शन जो होते हैं। मुबारक मंडी में ग्रे हॉल और जो हमारी फॉरेन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी या आर्मी हेडक्वार्टर था, वो काफ़ी अच्छी दशा में थे, लेकिन काम उसी से पहले स्टार्ट किया गया। उससे ये हुआ कि बाकी वाले गिरते ही चले गए। आज की डेट में हर बारिश जो होती है वो अपने साथ एक हेरिटेज का टुकड़ा लेके चली जाती है, जो कि एक बड़ी वहाँ पे चोरी भी काफ़ी है। बहुत कुछ वहाँ से चोरी हुआ, लोगों ने डैमेज भी किया, क्योंकि वो अबंडेंट था। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट ने उसका संज्ञान लिया है, उस पर काम चल रहा है, वहाँ से गाड़ियाँ मूव करवा दी गई हैं, अब वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो उस वजह से आर्काइव्स डिपार्टमेंट, जो हमारा जम्मू कश्मीर का डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, वो और इनकी ये जो हेरिटेज सोसाइटी है, ये सब मिलके अब उसका जनाधार करने पे तो लोग गए हुए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में ये जगह एक मोस्ट सॉर्ट आफ्टर प्लेस बन जाएगी। वहाँ पे फेस्टिवल भी तो मनाया जाता है, वो भी उसको प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन जो बिल्डिंग्स रिस्टोर हो चुकी हैं उनको जल्दी से जल्दी काम में ले आना चाहिए। अभी एक में तो म्यूज़ियम शिफ्ट कर दिया गया है, बाकी जो भी रिस्टोर हो रही है उन पे भी कोई ना कोई हॉल्स में एग्जीबिशंस होते रहनी चाहिए, सो दैट ये चीज़
ज़िंदा बचा रहे के रखे जा और लोगों से थोड़ा बहुत पैसे लेके इसको एक टिकट्स लगा देनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि लुप्त होती सांस्कृतिक विरासत को बचाने में फोटोग्राफी कहाँ तक योगदान दे सकती है? फोटोग्राफी राजेश्वर जी अपने आप में एक जिसे कहते हैं ना कि Complete कला है। वन पिक्चर इज़ वर्थ 100,000 वर्ड्स। बिल्कुल, जहाँ हम इतने लफ्ज़ लिखते हैं वहाँ एक पिक्चर तस्वीर बयान कर देती है उसी को। मुझे याद है जब जर्नलिज्म में मैं नया था 90s में, तो कहीं पे भी सड़क पे कोई कूड़े की फ़ोटो या कहीं पे फिल्थ की फ़ोटो हम खींचते थे, या हमारे जो बनती थी कोलीग फोटोग्राफर्स होते थे, तो नेक्स्ट डे उस पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले या जो कंसर्न डिपार्टमेंट था उसको रिमूव कर देते थे। इतना इम्पैक्ट होता था एक फ़ोटो का। सो आज हेरिटेज की फ़ोटोग्राफी जहाँ जहाँ हमने की है उस पर गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया है और वहाँ काम स्टार्ट हुए हैं। ये बहुत इनकरेजिंग है। मैं आपको गिन के अपनी उंगलियों पे ऐसी 8-10 साइट्स दिखा सकता हूँ कि जिस पे हमने आर्टिकल लिखे और फिर उस पर एक्शन हुआ और आज वो चीज़ें जो है रिस्टोर हो रही हैं। रेजिलिएंट हेरिटेज, आपने पिछले दिनों एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगाई, बहुत बड़े पैमाने पर वो देखी भी गई, 4-5 दिन चली भी। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या लोग आते हैं अपनी सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए फोटोग्राफ के माध्यम से? जी जो जी लुप्त जी हो रही है, जब जी जी लुप्त जी हो चुकी है। जी 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 मैं आपको बताता हूँ। रेजिलिएंट हेरिटेज एक एग्जीबिशन थी जिसमें कोई 200 के करीब हेरिटेज की फ़ोटोग्राफ्स दिखाई गई थी। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि हेरिटेज की जो आइकॉनिक साइट्स हैं, जैसे रघुनाथ टेम्पल है, मुबारक मंडी है, या और भी जम्मू कश्मीर है, हवेली, नहीं मैं ये जो कहने जा रहा हूँ आपसे कि जितनी भी ये जो जगह है ये लोगों की एक्सेसिबिलिटी पे है। टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं और हम लोग भी अपने दोस्तों को यहाँ दिखाने ले जाते हैं। लेकिन मैंने जम्मू कश्मीर की गलियों में से वो पुरानी हवेलियाँ, वो दरवाजे, वो झरोखे, वो लेन्स, वो छज्जे, वो सब क्लिक करके इनको लोगों को दिखाया जो जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते थे। जो सहेजा आपने, जो सहेजा, तो उसी तो से हवेलियाँ आज नज़र नहीं आती। उनमें से राजेश्वर जी मेरे पास टोटल कलेक्शन है 600 से ऊपर की। अच्छा। लेकिन कला केंद्र में हमारे पास 5 गैलरी थी। पांचों की 5 गैलरी में जब एग्जीबिशन लगाई गई तो 200 के करीब पिक्चर्स डिस्प्ले हुई। उनमें से 40% अब एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ हवेलियाँ गिरा दी गई हैं, उनमें जगह नए मकान बन चुके हैं। कुछ को विकास के नाम पे कह लो या लोगों की मजबूरी कह लो, क्योंकि हवेली को रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और वैसे वो मिस्त्री और कारीगर भी नहीं है जो उस कला को दोबारा बना सकें। और फैमिली प्रॉपर्टी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी एक रीज़न है। उससे भी एक अनदर रीज़न है, जो जिसके पास जो पोर्शन आता है अगर वो इन्फ्लुएंशियल होता है या पैसे वाला होता है तो वो अपने पोर्शन को ठीक कर लेता है विदाउट केयरिंग कि एक हेरिटेज साइट है। अब कुछ कंट्रीज़ में हेरिटेज बिल्डिंग्स को आप टच नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा लॉ पास हो जाए कि जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जम्मू ओल्ड जम्मू सिटी की, वो कोई भी टच नहीं करनी चाहिए विदाउट परमिशन। और अगर कुछ हवेलियाँ हमारी ऐसी हैं जो अडॉप्ट कर ले गवर्नमेंट, तो उन्हीं की रेस्टोरेशन साल में करा दिया करे। तो हमें अपने बच्चों को या अपनी आने वाली जनरेशन्स को दिखाने के लिए, खासकर आर्किटेक्ट्स को, इंजीनियर्स को, और आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस में जो लोग काम करते हैं, हेरिटेज पे जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी विरासत बच जाएगी। कहा जाता है कि जम्मू शहर जो है, पुराना शहर, 4 ड्योढ़ियों के माध्यम से उसमें लोग आया जाया करते थे। वह ड्योढ़ियाँ आज नज़र नहीं आती। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने राजेश्वर जी, और ये बड़ा मौके का क्वेश्चन है। मुझे लगता है वो ड्योढ़ियाँ आपकी फोटोग्राफी में ही नजर आएंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हमारी फोटोग्राफी में तो ये है ही हैं, लेकिन इनमें से 2 ड्योढ़ियाँ ऐसी हैं जो एक डेनिस गेट है, जो गुम्मट के नहीं, एक गुम्मट गेट है, एक डेनिस गेट है। ये 2 गेट ऐसे हैं जो अभी भी बचाए जा सकते हैं। और फॉर्चुनेटली अभी जम्मू स्मार्ट सिटी ने गुम्मट के ऊपर एक बाज़ार था, आपने देखा होगा, उसका काम स्टार्ट किया हुआ है, उसका जनाधार हो रहा है। उनको पुरानी दुकानों को तोड़ के नई बनाई जा रही हैं, सीढ़ियों को चौड़ा किया जा रहा है। ये जब डिमोलिशन हुई है तो वो जो हमारा गेट था वो उभर के सामने आ गया। आप उसके ऊपर कलाकृतियाँ बनी हुई या उस गेट की खूबसूरती देख सकते हो। अभी भी अगर ये चाहें तो उस गेट को भी रिस्टोर कर सकते हैं और साथ में दुकानें भी बन सकती हैं। सो एक गेट तो रिस्टोर हो ही सकता है। कितना कॉस्टली अफेयर है फोटोग्राफी, क्यों जब आपने यहाँ पे एग्जीबिशन की तो फ्रेम भी बने, फिर उनको सहेज कर रखना भी है। अब उन्हें 600 आपकी कलेक्शन है, 200 आपने एग्जिबिट भी की। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसके बाद कितनी देर तक सहेज रख सकते हैं हम इसको? ख़राब भी तो हो जाती है। राजेश्वर जी, इसमें यह कि जो 600 हैं उनमें से 200 मैंने डेवलप करवाई थी, बाकी मेरे कंप्यूटर्स में हैं, क्योंकि इतनी सारी डेवलप कराने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। और ये फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपग्रेड होती रहती है। और जब हम आज कुछ चीज़ें क्लिक करते हैं जिन लेंसेज से, जिन कैमरा से जो बॉडीज़ होती हैं वो भी
6 महीने या साल 2 साल के बाद बदल जाती हैं, अपग्रेड हो जाती हैं। लेकिन अगर एक अच्छा कैमरा लिया और उससे फ़ोटोग्राफी की हो तो वो बेसिकली फ़ोटोग्राफी इक्विपमेंट्स से ज़्यादा आँख का काम है। लोग आजकल मोबाइल से भी बहुत अच्छे क्लिक कर जाते हैं, तो है बहुत एक्सपेंसिव है, इसको डेवलप कराना होता है, फ्रेमिंग करानी होती है, फिर वो सब संभाल के रखना पड़ता है, एग्जीबिशन करानी पड़ती है, फिर वो सारे के सारे फ्रेम वापस लाने पड़ते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास स्टोर्स तो है नहीं, तो घरों में ही रखनी पड़ती हैं, तो घर वालों से भी डांट पिटती है कि ये सारा आपने सामान कहाँ रखा है। हर कलाकार के साथ वो जुड़ी हुई है। लेकिन किसी न किसी तरीके उनका सहयोग भी बहुत रहता है, फिर अल्टीमेटली हमें कोने में जगह दे दी जाती है जहाँ हम ये सब संजो के रख लेते हैं। तो विरासत तो वहीं पे रहती है। विरासत वही रहती है, और चूँकि मेरा घर भी एक हेरिटेज में है, मैं खुद ही हेरिटेज बिल्डिंग में रहता हूँ, सो बहुत लगाव है, तो ये फ़ोटोग्राफी चलती रहेगी, आर्टिकल्स भी चलते रहेंगे। फोटोग्राफी का टेक्निकल नॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफी में कहा जाता है ना, देयर इज गोल्डन रूल फॉर फोटोग्राफी कि फ्रेम को 3 डायमेंशन आप समझ लीजिए या 3 फ्रेम्स में बांटा जाता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या जो ट्रांजैक्शन वो लाइंस जो लाइंस होती हैं उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है मुझसे बेटर आप वो कन्वे कर पाएंगे। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं फिर अगेन आपको बताऊँ कि प्राइमरीली आई एम ए जर्नलिस्ट, सो ये फोटोग्राफी जो है मैं इसको इतनी डेप्थ में जाता नहीं हूँ। हाँ, वो रूल्स कोई भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं हमारे पुराने, और जो मेरे सीनियर्स रहे हैं जिनका काम ही प्रोफेशनल ये था, वो आपको इसके बारे में बहुत बता सकते हैं। लेकिन मेरा माध्यम ये फोटोग्राफी का था कि फ़ोटोग्राफी के थ्रू लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना, जो मैं लिख के बताता था वो मैंने क्लिक करके बताया। सो अगर मेरी कोई आप फोटोग्राफी देखोगे, आप उसमें से फ्लॉज भी निकाल सकते हो, किसी में लाइट कम थी, किसी में आपको दिखेगा कि ऐसी क्यों नहीं हुई, वो प्रोफेशनल्स का काम है। लेकिन जो हमने किया, हमने कम से कम ये दिखा दिया कि अगर ये हेरिटेज बिल्डिंग गिर रही है तो ये गिर रही है, जो कि आर्ट लवर्स को, कल्चर के जो लवर्स हैं उनको, या गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो मेरा पर्पस एक लोगों तक मैसेज पहुँचाना था, जो मैं पहुँचा पाया। आपका ज़्यादातर जो राइटिंग का काम रहा है, जर्नलिज्म के हवाले से बात करेंगे तो उसमें भी हेरिटेज मुख्य मुद्दा रहा है। जी जी जी, इसीलिए हेरिटेज मैन, आपने तो बहुत सी स्टोरीज कवर की हुई है, लेकिन आजकल आपका चुनिंदा सब्जेक्ट्स को लेकर ही ज़्यादा काम नहीं, मैंने बहुत सारी आप यूँ समझे कि जर्नलिज्म में जब मैंने न्यूज़पेपर ज्वाइन किया था तो मुझे पहले न्यूज़पेपर की एनाटॉमी समझने की ज़रूरत थी, कि जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारे हार्ट, लंग्स, किडनीज, लेग्स या हमारे लिम्स होते हैं, तो न्यूज़पेपर के भी ऐसे सेक्शंस होते हैं, फ्रंट पेज होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि उन दिनों में बाई लाइन का मिलना और फिर टॉप लीड स्टोरी का मिलना बहुत बड़ी बात। बिल्कुल ठीक है, एक स्टोरी आना, एक फिर बॉटम स्प्रेड स्टोरी होती थी, फिर एक फर्स्ट कॉलम होता है, देन अंदर चले जाओगे तो एडिटोरियल्स होते हैं, मिडल छपना तो और ज़्यादा, फिर मिडल पीसीज होते हैं, फिर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। तो ऐसे ही जब मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, मैंने सारे सब्जेक्ट्स पे काम किया। मैंने कैंपस नोट्स भी किए, क्राइम रिपोर्टिंग भी करी हमने, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर समझना था। तो लेकिन फिर भी दिल ने लास्ट में यही कहा कि हेरिटेज पे काम करना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ऐसा फील्ड था जिस पे कोई काम नहीं करता था। आप समझते हैं कि जो सरकार की तरफ से मदद इतनी मिल पाती है कलाकारों को, या जो भी एकेडमी है, एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज जो हमारी है, या बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो NGOs हैं, वो सपोर्ट करती हैं, या आर्ट प्रमोटर की कहीं ना कहीं आपको कमी नज़र आती है? देखिए, जो तो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से और अपनी मैन पावर के हिसाब से आर्टिस्ट की मदद कर देते हैं जितनी उनसे हो पाती है। लेकिन उदासीनता इसमें आती है कि जब आपको प्राइवेट सेक्टर से कोई मदद नहीं मिलती, प्रोमोटर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको कमर्शियल वैल्यू दिखनी होती है कि किसी चीज़ के हमें पैसा कहाँ से रिटर्न में आएगा, क्योंकि ये कुछ काम होते हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करने पड़ते हैं, इसमें रिटर्न नहीं होता। इसमें बिल्कुल, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी हैं, बिल्कुल ठीक है, उनका पैसा आ नहीं पाता आर्ट की तरफ, क्योंकि उनको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सूट करती है रादर देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो लेकिन जो अभी रिसेंटली अपने कला केंद्र में हमने काम किया, यहाँ पे बहुत बुरा हाल था, यहाँ पे अंदर EVMs पड़े हुए थे। तो अभी पिछले थोड़े दिनों पहले ही जब सुरेश कुमार गुप्ता जी हैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो उन्होंने टेक ओवर किया, और मिस्टर जावेद हैं, उन्होंने सेक्रेटरी एज ए कला केंद्र का, बिल्कुल इन लोगों ने मिलके वहाँ से EVMs को शिफ्ट करवाया, और फिर इसकी सारा रंग रोगन करवा के इस चीज़ को बनाया खूबसूरती से, और फिर आर्टिस्ट के हवाले किया। तो अगर हमें हॉल मिल जाते हैं डिस्प्ले करने के लिए, गैलरीज मिल जाती हैं, तो शायद ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसको स्पॉन्सर करे कोई, वो अभी ऐसा है नहीं। एकेडमी क्या गैलरी स्पॉन्सर करती है आपके लिए कि आप यहाँ पे एग्जिबिट कीजिए, या उसके भी चार्जेस?
जी नहीं, गैलरी की तरफ से पूरी मदद आती है, और ख़ासकर पहले ये कुछ चार्जेस लेते थे, अब आजकल ये क्योंकि प्रमोट करना है तो ये पूरी मदद करते हैं। लेकिन मेरे इस एग्जीबिशन में कुंवरानी रितु सिंह हैं जो डीपीएस की चेयरपर्सन भी हैं सोसाइटी की, और उन्होंने भी इस एग्जीबिशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि मैडम जो रितु सिंह हैं वो खुद भी एक इस परिवार से जुड़ी हैं जिनका हेरिटेज से बहुत क्लोज कनेक्शन रहा हुआ है, तो शी वॉज़ काइंड एनफ, उनका बहुत योगदान रहा है। तो जम्मू में आप फोटोग्राफी एज एन आर्ट, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये देखता हूँ कि जो आजकल की नई जनरेशन है, खासकर ये जनरेशन जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसकी रील्स बनाती हैं, इनका जितना रुझान हेरिटेज को प्रमोट करने पे है, इतना मैंने पुरानी ओल्डर जनरेशन को नहीं देखा था, क्योंकि पुरानी जनरेशन थी वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स में और अदर डेवलपमेंटल स्टोरीज़ पे कंसर्न रहती थी। लेकिन ये जनरेशन जो आई है, ये मुझसे भी अच्छी खूबसूरत रील्स बनाते हैं, ये मुझसे भी खूबसूरत अच्छे उसके, ये टेक्निकल बहुत साउंड है, एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, ये उन रील्स के ऊपर सॉन्ग्स या उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें और एडिट चीज़ें करते हैं। तो ये बच्चों की जो आने वाली जनरेशन है, इन्होंने बहुत ही कमाल से अपने हेरिटेज को प्रमोट करने की कोशिश की, और इससे एक और खूबसूरत बात ये हुई है कि जहाँ हम नहीं पहुँच पाते वहाँ ये लोग होते हैं, क्योंकि जैसे आप किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, पूंछ, राजौरी या सांबा, कठुआ, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, ये अपने गांव से ही रील्स बना के अपनी हेरिटेज साइट्स की भेजते हैं, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। मैं दर्शकों के साथ एक बात और साझी करना चाहता हूँ कि सर आर्ट को अपने कॉलम्स के माध्यम से तो प्रमोट करते ही हैं, एक मैगजीन भी निकालते हैं, द आर्ट इफेक्ट। जी 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 राजेश जी, ये मैगज़ीन हमने निकाली थी आज से 5-6 साल पहले, क्योंकि उन दिनों एक रुझान हुआ था कि एक पब्लिकेशन निकालनी है। फिर मैंने कहा पब्लिकेशन तो न्यूज़पेपर तो बहुत है, मैगजीन कोई नहीं है, मैगज़ीन कोई नहीं थी, आर्ट को डेडिकेटेड, और डेडिकेटेड टू आर्ट कभी भी नहीं थी। तो ये एक मैगज़ीन निकालेगी जो सोली आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस को डेडिकेटेड है, जिसका नाम है द आर्ट इफेक्ट। इस मैगज़ीन के माध्यम से हम सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे विश्व में कोई भी आर्टिस्ट होता है, हम उसको प्रमोट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो म्यूज़िक में हो, सिंगिंग में हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट्स में जाता हो, लिखता हो, पेंटिंग करता हो, स्कल्पचरिंग करता हो, तो वी आर वेरी ओपन। और ख़ासकर एक फोकस हमारा रहता है कि आप यूँ कह लो कि स्टेज 2 के जो एक्टर्स या स्टेज 2 के जो आर्टिस्ट होते हैं, जिनको बहुत सारे मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स कवर नहीं कर पाते, हम इंश्योर करते हैं कि उन लोगों को जगह दी जाए। तो उसका मकसद ये है प्रमोशन ऑफ आर्ट, प्रमोशन ऑफ आर्ट, और उन लोगों को जो अनसंग हीरोज़ रहते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत होती है लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं। सो वी इंश्योर दैट वी लोकेट देम एंड हाईलाइट देम। जो यंग राइटर हैं, विशेषकर हम उनको जर्नलिस्ट ही कहेंगे, जो अखबारों में लिखा करते हैं या पत्र पत्रिकाओं में लिखा करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका कितना कर्तव्य बनता है अपनी विरासत को सहेजने के लिए, उसको उजागर करने के लिए, उसका जीर्णोद्धार हो? देखिए, जो यंग राइटर्स हैं उनको एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि बी ओरिजिनल। सबसे बड़ी बात है ये जो कॉपी पेस्ट मत करें। वो पकड़ा भी जाता है, कॉपी पेस्ट हमेशा पकड़ा जाता है। बिल्कुल पकड़ा जाता है, बड़ी जल्दी पकड़ता है। उसको कहते हैं प्लेजरिज्म। एक तो वो छोड़ दें, और दूसरा कोशिश करें ओरिजिनल राइटिंग लिखने की, छोटे सेंटेंसेस में लिखें, जो आपका दिल कहता है अब वो लिखें, और कोशिश करें गूगल सर्च कम करें। अगर आप साइट पे जा सकते हैं, अपनी आंखों से देख के बयान कर सकते हैं, उसका लिखना तो शायद गूगल के सर्च से भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लिखते हो तो कीप राइटिंग, कंटिन्यू राइटिंग, डोंट स्टॉप। मुझे लगता है कॉपी करने में ज़्यादा टाइम लगता है बहुत मुश्किल होता है ओरिजिनल। तभी मैं कह रहा हूँ, आप खुद एक राइटर हो, आपने 15-20 किताबें लिख दी हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हो, 80 से लिखते चले जा रहे हो, तो मैं आपकी राइटिंग्स भी मैंने देखी हैं, वो सारी की सारी ओरिजिनल होती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ग्रूम करता है, जैसे आप शुरुआत करते हो उसके बाद ग्रूम करता है, विधि पास जाता है, तो ओरिजिनल लिटरेचर दूसरे का पढ़ना भी चाहिए। देखिए, लिख वही सकता है जो पढ़ सकता है, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना लिखोगे आप। जितना पढ़ने से क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, पढ़ने से आइडियाज़ डिसेमिनेट होते हैं, आपको एक नई विजन खुलता है। तो जितना पढ़ोगे उतना लिख पाओगे। लेकिन पढ़ने के लिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। कोई फिक्शन पढ़ना पसंद करता है, कोई ओरिजिनल स्टोरीज पढ़ना पसंद करता है, अच्छा साहित्य कुछ भी पढ़िए, लेकिन अच्छा साहित्य पढ़िए। उम्मीद करेंगे सर, जो भी आपने दर्शकों को ये कहा कि विशेषकर नौजवान पीढ़ी को कहा कि वो अपना साहित्य पढ़ेंगे और साहित्य अच्छा बेटर लिख भी पाएंगे। आप एक्सेलसियर स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू द डेली एक्सेलसियर एंड एंटायर टीम। आपका बड़ा आभारी हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अस्तित्व के आज के अंक में आपने बातचीत सुनी हेरिटेज मैन सन्नी दुआ जी से। उन्होंने कहा कि अपनी साहित्यिक विरासत को सहेजना हम सब का साझा कर्तव्य है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।